हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी का टेस्ट जो कि आज है टेस्ट नंबर 11। ठीक है, टेस्ट नंबर 11 है आज। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो देखिए, इस स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रभात फेरी, जादुई लालटेन और वानर सेना संबंधित थे। किससे है? स्वदेशी आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या रॉयल इंडियन नेवी RIN विद्रोह से। बताइए किससे है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसका आंसर करेंगे। देखिए, भारतीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनता को संगठित करने के अनेक तरीके लोकप्रिय हुए थे, जो गांव और कस्बों में प्रभात फेरियां सामान्य हो गई थी। इसके तहत गांव एवं कस्बों में पुरुष, महिलाएं, जो बच्चे भी थे, वो प्रातःकाल यानी सुबह से में ही संकीर्तन टोलियां बनाकर घूमते हुए राष्ट्रीय गान गाते थे। ठीक है, तो उसमें क्या था, ये सविनय अवज्ञा की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। जिनका भी आंसर सी है, बिल्कुल सही आंसर है। और इसी साथ बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। वही दूसरा है, इसने जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई तथा भू स्वामित्व के अधिकारों को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया। तीसरा है, जमींदारों को उपज में अपनी हिस्सेदारी का 1/3 हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। तो कितने कथन सही हैं? देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी। कह रहा था इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। 1793 में हुआ था ये। वही इसमें दूसरा कथन देखेंगे कि इसे जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई तथा भू स्वामित्व के अधिकारों को वंशानुगत और हस्तांतरित बना दिया गया। बताइए दूसरा कथन सही है? तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि जमींदारों को उपज में अपनी हिस्सेदारी का 1/3 हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। तो क्या ये सही है तीसरा वाला? 1/3 नहीं, बल्कि देखिए यहाँ पे लगान का बंटवारा किया गया था, जो कि जमींदार जो है किसानों से वसूले गए लगान का 1/11 हिस्सा अपने पास रखने के हकदार थे। और शेष हिस्सा जो बचा, यानी कि 10 जो बचा, 10/11, ये एक हिस्सा कंपनी के भू राजस्व के रूप में देना होता था। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 का नहीं था, बल्कि 1/10, 1/11 का और 10/11 का था। ठीक है, कंपनी को देना पड़ता था 10/11। अच्छा, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो क्या लगाएंगे? यानी कि 2 कथन सही हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि केवल 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। वैश्विक स्तर पर की गई निम्नलिखित परमाणु निरस्त्रीकरण संधियों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी PTBT 1963। वही NPT दिया है कि परमाणु अप्रसार संधि 1967। और तीसरा दिया है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 1996। और चौथा है परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि TPNW, ये 2017। कह रहा है कि उपर्युक्त संधियों में से कितने भारत द्वारा हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित है। बताइए कितने भारतीय द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन भी देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। तो देखिए, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि PTBT पर 1963 वाला किया गया है। ठीक है, वही इसमें दूसरा कह रहा है परमाणु अप्रसार संधि NPT वाला 1967 का, ये नहीं किया गया है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो तीसरा भी नहीं किया गया है। चौथा कह रहा है परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि, तो चौथा भी नहीं किया गया है। यानी कि पहला ही कथन सही हो पाएगा। पहला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगाएंगे, केवल एक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में वापसी का सिद्धांत
प्रायः सुर्खियों में देखा जाता है तो यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? परमाणु निरस्त्रीकरण से, सीमा विवाद से, समुद्री सुरक्षा से या शरणार्थी प्रवास से? बताइए। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्यूलमेंट, बताइए किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सही है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरणार्थी प्रवास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी डी है उनका सही है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डोमिनियन स्टेट्स, समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, महिलाओं को समान अधिकार, उपरोक्त में से कितनी अनुशंसाएं 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। तो आपको पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट जो 14 सूत्री योजना पेश किया गया था, ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में उनकी आपत्तियों को दोहराया गया था। वही देखेंगे इस रिपोर्ट में भारत द्वारा वांछित सरकार के रूप में डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य के रूप में दर्ज किया गया था, और इसमें सांप्रदायिक आधार पर एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। मांग को अस्वीकार किया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल। वही जिसके आधार पर इसके पूर्व के संवैधानिक सुधार किए गए थे। जिन स्थानों पर मुसलमान अल्पसंख्यक में हो, वहाँ के ये केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें जिन स्थानों में बहुसंख्यक हो, वहाँ उनके लिए कोई स्थानों का कोई आरक्षण नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा वयस्कों के लिए मताधिकार। यहाँ पर वयस्कों के लिए मताधिकार हो जाएगा, और महिलाओं के लिए समान अधिकार हो जाएगा। वही यहाँ पर यूनियन संगठन और धर्म के प्रकार का पृथक्करण भी किया गया था। डोमिनियन स्टेट भी था, लेकिन समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल ये हटा देंगे, तीसरा। ठीक है, मतलब दूसरा वाला। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, केवल 3 होगा, केवल 3। चलिए 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ होना, मंगल पांडे द्वारा ह्यूसन और बाग की हत्या करना, और बहादुर शाह जफर को शाह हिंदुस्तान घोषित किया जाना। कौन सा सही है? 3-2-1 या 2-1-3 या 2-3-1? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हुआ था मंगल पांडे द्वारा ह्यूसन बाग की हत्या किया गया था सबसे पहले, तभी ना विद्रोह, मेरठ में विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद शुरू हो जाएगा मेरठ में विद्रोह। तब शुरू किया गया था बहादुर शाह जफर को शाहशाह यानी शाहशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया था, राजा बनाया गया था उनको। तो 2-1-3 हो जाएगा, 2-1-3। 2-1-3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्यपगत सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यपगत के सिद्धांत को सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेज़ली ने लागू किया था। और दूसरा है कि इस सिद्धांत के तहत विलय की जाने वाली पहली देशी रियासत झांसी थी। और तीसरा है कि इसमें उन राज्यों के विलय हेतु नियम निर्धारित किया गया था जिनके शासन का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, बेबका सिद्धांत का हड़प नीति जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का तात्पर्य विलय नीति से है। और इस नीति का तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी जो डलहौजी कब था, 48 से लेकर 1848 से लेकर 54 तक था ना, कि 56 तक? 56 तक का था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है कि सिद्धांत के तहत विलय की जाने वाली पहली देशी रियासत झांसी थी। झांसी थोड़ी नहीं थी, सतारा था ना, झांसी थोड़ी नहीं था। बेबका सिद्धांत के विलय में 1848 में देखिए हुआ था आपका, 1848 में हुआ था सतारा। वही उसके बाद 49 में हुआ था आपका जयपुर, एवं जयपुर और संभल का हुआ था। 54 में हुआ था नागपुर और झांसी। ठीक है, 54 में हुआ था नागपुर और झांसी। और आखिरी में देखेंगे तो अवध का और उदयपुर का हुआ था 56 में। ठीक है, तो इसमें दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा।
तीसरा कह रहा है कि उस इसमें उन राज्यों के विलय हेतु नियम निर्धारित किया गया था जिसके शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। तो तीसरा कथन सही हो जाएगा इसमें, तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन होगा। ठीक है, जिनका भी ए ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। चलिए, मंजेरी सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मालाबार में किसान आंदोलन से, देशी रियासतों के आंदोलन से, होम रूल लीग से, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। इसमें लगाएंगे मालाबार किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इनका भी ए आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। वे दादा भाई नौरोजी से मिली और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। स्टटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। उपरोक्त परिच्छेद में किसका वर्णन किया जा रहा है? कमला नेहरू, मैडम जी भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू या कमला देवी चट्टोपाध्याय। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। भारत का झंडा लहराने वाली विदेश में वो पहली महिला कौन थी? ये है मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लंदन में ही भीकाजी कामा का मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई थी और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई थी। और उन्होंने श्याम जी वर्मा, लाला हरदयाल जैसे अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों से भी मुलाकात की थी और शीघ्र ही आंदोलन के सक्रिय सदस्यों में से एक बन गई थी। और 1905 में उन्होंने एस आर राणा और एम बी गोदरेज की सहायता से पेरिस इंडियन सोसाइटी की अभी स्थापना किया था। वही उन्होंने सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता का झंडा स्टटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में फहराया था, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा भी हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1925 में कानपुर में कई वामपंथी संगठनों और समूहों ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन किया था। वही दूसरा है, एम एन राय कानपुर में सीपीआई के मध्य महासचिव थे। उपयुक्त में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सीपीआई के संदर्भ में है। तो 1925 में कानपुर में वामपंथी संगठनों और समूहों ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, सही बात है। और वही कह रहा है कि एम एन राय कानपुर में सीपीआई के महासचिव थे। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इन्होंने मिलकर तो शुरुआत किया था। ये इस प्रयास में 1920 के बाद भारत में कई वामपंथी साम्यवादी समूह एवं संगठन अस्तित्व में आने लगे थे। इनमें अधिकांश समूहों ने दिसंबर 1925 में कानपुर में एक साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी का यानी सीपीआई के नाम से एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना किया था। कुछ समय बाद सच्चिदानंद विष्णु घाटे को पार्टी का महासचिव बना दिया गया था। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद को बनाया गया था। एक मिनट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। नौरोजी फरदुनजी और दादा भाई नौरोजी, एस एस बंगाली, के आर कामा उपयुक्त में से कितने रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। तो 11 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आधुनिक भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए हैं आपके सामने। पहला है नई भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का आगमन। तीसरा है बिचौलियों का उदय। और चौथा है जनजातीय वंश संबंध में परिवर्तन। बताना क्या है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जनजातीय आंदोलन के बढ़ने के लिए उपयुक्त में से कितने कारण उत्तरदायी थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तो देखेंगे, इसमें भी लगाएंगे। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, चौथा सही है, यानी सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। सभी के सभी कथन सही है, यानी कि आल कथन इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए, क्वेश्चन इसे पूछा भी हुआ था कच्ची देव से।
तो ये है कच्चा तीऊ द्वीप प्रायः भारत के किस देश के साथ संबंधों के संदर्भ में सुर्खियों में रहता है? भारत, चीन, मालदीव, श्रीलंका या पाकिस्तान? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए किसी के साथ रहता है? तो ये रहता है श्रीलंका के साथ में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का मैप देखेंगे आप तो आपको उसमें दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। दूसरा है रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल द्वारा वायसराय पर बम फेंकना। तीसरा है चापेकर बंधुओं द्वारा पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या। चौथा है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे द्वारा नासिक के कलेक्टर ए एम टी जैक्सन की हत्या। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करेंगे। बताइए सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था इसमें, कौन सा नहीं हुआ था। अच्छा, एक बार आप ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 421 314 2 और 1432 या तो 4312। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब ऑप्शन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, चापेकर बंधुओं दामोदर बालकृष्ण ने तिलक धारण से प्रेरित होकर 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर रेड लेफ्टिनेंट आयश की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये हुआ था कब? 1897 में। उसके बाद आपका ये हुआ था कि खुदीराम बोस जो थे, ये 1908 में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे तो 1904 में बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की शुरुआत की गई थी। इस संगठन के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यानी कि यहाँ पर कन्हेरे देखें यहाँ पे है ना, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1909 में, 1909 में हुआ था। अच्छा, उसके बाद देखेंगे ये रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल द्वारा वायसराय पर बम फेंकना। तो ये कांड कब किया गया था? तो ये हुआ था आपका 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था। अब मिला लीजिए इसको, यानी सबसे पहले आपका आएगा 1897 यानी 3, उसके बाद आएगा 1908, उसके बाद आएगा 1909 यानी 3 1 फिर 4 और फिर 2, 3142 यानी कि ऑप्शन लगाएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, सबका समय भी आपको दिख गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1940 के अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। और दूसरा है आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। चलिए 16 का आंसर करिए। ब्रिटिश भारतीय काल के दौरान किस अधिनियम ने शिक्षा पर सरकारी व्यय किए जाने की शुरुआत की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1813, 1853 या 1793? क्वेश्चन नंबर 16, 1 लाख रुपए खर्चा करने के बाद किसमें किया गया था? 1813 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, चार्टर्ड अधिनियम 1813। ठीक है, चलिए 17 देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस आंदोलन के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अमार सोनार बांग्ला की रचना की गई थी। दूसरा है अवनींद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत माता का चित्र बनाया था। तीसरा है मद्रास क्षेत्र में इसका प्रसार चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में किया गया था, नेतृत्व में हुआ था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। तो देखिए अमार सोनार बांग्ला का ये जो रचना किया गया था, वो किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। पहला कथन गलत।
यहाँ पे दूसरा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत माता का चित्र बनाया था, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। और तीसरा देखेंगे इसमें कि मद्रास क्षेत्र में इसका प्रसार चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही है, पहला गलत है, यानी 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे कि केवल 2 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। यहाँ पे प्रतिमा है और यहाँ पे संबंधित व्यक्तित्व हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ वननेस और स्टैचू ऑफ पीस। अच्छा, यहाँ पे बताना भी है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दिया है जैन भिक्षु विजय वल्लभ सुरीश्वर, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दिया है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, और स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य, और स्टैचू ऑफ पीस लाचित बोड़फुकन। कौन सा सुमेलित है इसमें से? तो देखेंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये रामानुजाचार्य को समर्पित है, रामानुजाचार्य को समर्पित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसका है? रामानुजाचार्य को समर्पित है, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के लिए। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य के लिए है, ये भी सही है। स्टैचू ऑफ पीस किसके लिए है? स्टैचू ऑफ पीस, तो देखेंगे स्टैचू ऑफ पीस किसके लिए समर्पित है? स्टैचू ऑफ पीस है जैन भिक्षु श्री विजय वल्लभ, जैन भिक्षु किसके लिए था? जैन भिक्षु श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज के लिए था, यानी कि यहाँ पर ये वाले हैं। ठीक है, जैन भिक्षु विजय वल्लभ सुरेश्वर के लिए। तो यानी कि 2 और 3 सही है, चौथा और पहला गलत है। कितने कथन सही हुए हैं इसमें? तो इसमें ऑप्शन बी लगाएंगे, 2 युग्म सुमेलित हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अमृत रणछोड़दास सेठ। क्वेश्चन नंबर 19, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, वहीं पे तो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। उसी समय बोला गया था, बोले थे वो जवाहरलाल नेहरू, 26 आने वाले जो 26 जनवरी 1930 का रहेगा, भारत की आज़ादी का दिन रहेगा, भारत अपना आज़ादी का दिन मनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जिम्मरमैन योजना संबंधित थी किससे? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने हेतु प्रवासी भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने से, या तो दूसरा केंद्रीय कार्यकारी परिषद के माध्यम से संवैधानिक परिवर्तनों को लागू करने से, तीसरा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली सभी भारतीय प्रेसों को नष्ट करने से, या तो चौथा ब्रिटिश सरकार के प्रकोप से बचने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से होम रूल लीग का समर्थन करने से। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ऑप्शन ए लगाएंगे, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने हेतु प्रवासी भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा क्रिस्टल मेज 2 संबंधित किससे है? नवीन रूप खोजे गए एक रेड जायंट तारे से, जो कभी कभी गैस और धूल कणों के विशाल बादलों का उत्सर्जन करता है, या तो दूसरा एक रियल टाइम डीप फेक डिटेक्टर से जिसकी सटीकता दर 95% है, जो मिली सेकेंड में परिणाम प्रदर्शित करता है, या तो तीसरा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण से, या तो चौथा आनुवांशिक रूप से संशोधित मक्का फसल की इकाई किस्म से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। तो देखेंगे हाल ही में भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 नामक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मध्यम दूरी से बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, ये आपको टेस्ट करने से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं?
आप देख रहे होंगे कि ये टेस्ट जैसे जैसे आप कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन के लेवल आपको क्वेश्चन का लेवल समझने में अब बहुत आसानी होता होगा और ऐसे बड़े-बड़े क्वेश्चन को आप देखने में बिल्कुल हिचकिचाहट आपको नहीं होती होगी। और ऐसे क्वेश्चन देखने में आपको अब अच्छे भी लगते होंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन छोटे-छोटे अच्छे लगते थे, लेकिन अब क्वेश्चन बड़े-बड़े आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि देखिए यूपीएससी का लेवल यही है। यूपीएससी ऐसे बड़े-बड़े स्टेटमेंट देकर ही क्वेश्चन पूछता है ताकि आपको और ज़्यादा फँसा सके, आप क्वेश्चन देखकर ही एकदम हतोत्साहित हो जाएँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ईसाइयों के साथ प्राथमिक मुद्दा यह था कि इसके सदस्यों में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और दूसरा है, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन ने ईसाइयों की नियुक्ति का स्वागत किया और बाद में ये संगठन इसमें शामिल हो गया। तो कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, इसमें है कि ईसाइयों के साथ प्राथमिक मुद्दा यह था कि इसके सदस्यों में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। पहला सही है, लेकिन इसमें दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन ने ईसाइयों की नियुक्ति का स्वागत किया था। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है? इसके देखिए, बल्कि ये स्वागत नहीं, इसमें तो बहिष्कार किया गया था ना। इसमें समर्थन तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व वाले लिबरेशन फेडरेशन ने किया, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या लगाएँगे? ऑप्शन नंबर ए लगाएँगे, केवल एक होगा, केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 23, 1946 की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रारंभ में इसका गठन अकेले कांग्रेस सदस्यों द्वारा किया गया था। और दूसरा है, अंतरिम सरकार वायसराय और लंदन के ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के तहत कार्य कर सकती थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। 1946 के बारे में बात करें, अंतरिम सरकार कह रहा है प्रारंभ में इसका गठन अकेले कांग्रेस सदस्यों द्वारा किया गया था, जो कि पहला कथन सही है। वही दूसरा कह रहा है कि अंतरिम सरकार वायसराय और लंदन के ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के तहत कार्य कर सकती थी। तो दूसरा भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जिनका भी सी है उनका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप अपना पीठ थपथपा लीजिए, और जिनका नहीं सही है वो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? चार कथन दिए गए हैं आपके सामने, चारों कथन में से एक कथन सही है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इसने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत स्थापित किया। यह तो दूसरा, इसने भारतीय सदस्यों को वित्तीय मामलों पर मत देने का अधिकार प्रदान किया। यह तो तीसरा, इसने भारतीय परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्तियां प्रदान की। यह तो चौथा, इसने वायसराय को विधायी निर्णयों पर वीटो करने की शक्ति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। इसने भारतीय परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्तियां प्रदान की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने नंदराज को सत्ताच्युत कर दिया और मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। वही दूसरा है, उसने एक नया कैलेंडर, एक नई सिक्का ढलाई प्रणाली और बाट एवं माप का एक नया पैमाना शुरू किया। तीसरा है, उसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, हैदर अली के संदर्भ में है, कह रहा है कि उसने नंदराज को सत्ताच्युत कर दिया और मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। पहला कथन सही हो जाएगा। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में, 1761 में हुआ था। वही इसमें कह रहा है उसने एक नया कैलेंडर, एक नई सिक्का ढलाई प्रणाली और बाट एवं माप का नया पैमाना शुरू किया था। ये तो गलत है, दूसरा वाला कथन। देखिए, एक नए कैलेंडर लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली का काम लाना तथा माप तौल के पैमाने पर अपनाना उसके समय के साथ बदलने की इच्छा प्रतीक थे। तो ये उस समय नहीं हुआ था। ये 1799 अंग्रेजों के हाथों मारे जाने के टीपू सुल्तान ने मैसूर शासन में किया था, ठीक है। टीपू सुल्तान, न कि हैदर अली। तो दूसरा कथन गलत। और तीसरा है कि उसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, ये सही है।
पहला और तीसरा सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल 2, केवल 2 हो जाएगा। चलिए 26, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी से कोई क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर गांधी जी को स्किप कर रहे हैं तो समझिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि गांधी एक युग है, ठीक है? तो बिना गांधी जी के पढ़े आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं। आजकल तो ऐसे लोग हो गए हैं जो कि गांधी जी को सही से जानते भी नहीं हैं और गांधी जी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ब्रिज के ऑप्शन यहाँ पे दिया है चंपारण के संदर्भ में, ब्रिज किशोर, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी उपयुक्त व्यक्तियों में से कौन से चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से संबंधित थे? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2 या तो 1, 2 और 3। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो देखेंगे इसमें ब्रिज किशोर भी थे, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी सभी के सभी इसमें संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, आपको पता है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर पार्टी साप्ताहिक प्रकाशन पर केंद्रित एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्यालय बर्लिन में था। वही दूसरा है, गदर आंदोलन के दमन के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया गया था। कौन सा कथन सही होगा? केवल 1, केवल 2, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 27। तो गदर पार्टी देखिए, ये साप्ताहिक पत्राचार गदर से संबंधित कार्यकर्ताओं द्वारा किया था और यह क्रांतिकारी दल या समूह था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, बर्लिन नहीं, सैन फ्रांसिस्को में था। तो पहला कथन बर्लिन नहीं, सैन फ्रांसिस्को होगा, पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है गदर आंदोलन के दमन के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया गया था, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल 2 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे मुख्यतः अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में सब जमींदारों को राजस्व की हानि के कारण लागू किया गया था। वही दूसरा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व दरें अस्थायी रूप से निश्चित की गई थी। तीसरा है, इसे सर्वप्रथम पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसे करा है कि इसे मुख्यतः अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में जमींदारों को राजस्व की हानि के कारण लागू किया गया था। तो देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में भू राजस्व की एक नई पद्धति रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 18वीं शताब्दी में वर्ष 1820 में मद्रास के गवर्नर रहे सर थॉमस मुनरो द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित किया गया था। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ने भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के लिए नई समस्याएं उत्पन्न कर दी गई थी। अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ भू राजस्व के बंदोबस्त किए जा सके। इसलिए वहाँ जमींदारी व्यवस्था लागू करने से मौजूदा स्थिति बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पहला कथन इसमें अस्थायी बंदोबस्त का ये लागू करना है, पहला कथन गलत हो जाएगा। वो इसमें दूसरा कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व दरें अस्थायी रूप से निश्चित की गई थी। तो देखेंगे इसमें दूसरा भी कथन गलत है। 19वीं सदी की प्रारंभ में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कोई अस्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया था और प्रत्येक 20 से 30 वर्षों के बाद समय समय पर दरों को पुनर्निर्धारित किया जाता था और तब सामान्यतः माल गुजारी यानी भू राजस्व की मांग में वृद्धि कर दी गई थी। ये अस्थायी नहीं किया गया था बल्कि कभी इसमें बढ़ाया जा रहा था, वृद्धि किया गया था, ठीक है। दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। कह रहा है इसे सर्वप्रथम पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था, तो इसमें तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। ये शुरू हुआ था आपका मद्रास और बम्बई क्षेत्रों के साथ, असम और कुर्ग प्रांतों में भी इसमें चालू किया गया था, पंजाब में नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 देखेंगे, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को त्याग दिया, पूर्णतः पश्चिमी शिक्षाओं पर
आश्रित हो गया। दूसरा है, इसने धार्मिक रचनाओं की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को नकार दिया। और तीसरा है, इसने मूर्ति पूजा को आस्था के व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 तो कह रहा है इसने वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को त्याग दिया और पूर्णतः पश्चिमी शिक्षाओं को पर आश्रित हो गया। क्या पहला कथन सही है? ब्रह्म समाज में कोई ऐसा करेगा कि वेस्टर्न की तरफ चल लौट जाओ, वेदों को छोड़ दो? ऐसा कोई कहेगा क्या? तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की कुप्रथाओं को दूर करके एक ईश्वरवादिनी, एक ईश्वर की उपासना और वेदों एवं उपनिषदों की शिक्षाओं को आधार बनाकर तथा आधुनिक पश्चिमी विचारों के सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल करके हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास कर रहा था। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जो कि वेद में ऐसे कुप्रथा डाल दिया गया, जैसे कि सती प्रथा, ये नरी बल नरी नर बलि, ये सब था ना। तो इस सब को हटा के बाद वेस्टर्न कल्चर को उसमें कुछ लागू कर रहे थे, जो कि सुधार करना चाहते थे। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा, आश्रित नहीं हो गए थे। वही दूसरा है कि इसने धार्मिक रचनाओं की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को नकार दिया। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा है, इसने मूर्ति पूजा को आस्था के व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया। तो देखेंगे तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, तीसरा कथन इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, केवल एक होगा, केवल एक। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कह रहा है, नमक यात्रा विरोध और नेतृत्वकर्ता धरसाड़ा सरोजिनी नायडू, तंजौर समुद्र तट केलप्पन और मालाबार सी राजगोपालाचारी। कौन सा कथन सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पहला तो सही है कि धारसाड़ा सरोजिनी नायडू, पहला सही है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, एक बार गांधी जी ने दांडी में नमक हाथ से लेकर आंदोलन की औपचारिक रूप से पूरी कर दी। तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गया था। तो तमिलनाडु में तंजौर में समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी, ठीक है, तंजौर पर सी राजगोपालाचारी। तो वही अब देखेंगे इसमें। और त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम नमक यात्रा प्रारंभ किया गया था। और 30 अप्रैल को जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें उनके शिविर इतने अधिक लोग एकत्र हो चुके थे कि उनकी मदद से ही सत्याग्रह काफ़ी समय तक चलता रहा। और मालाबार में यहाँ वाइकोम सत्याग्रह के नायक किलप्पन की नमक कानून तोड़ने की कालीकट से पैन्नूर तक शुरू किया यात्रा हुआ था। यहाँ पर मालाबार के किलप्पन हो जाएंगे। ठीक है, मैं पूरा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको और भी कहानी याद रहे। तो धारसार का सरोजिनी नायडू, तंजौर समुद्र तट पे श्री राजगोपालाचारी और मालाबार पर के केपलम। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक सही है। चलिए 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, एशियाई विकास बैंक एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्य देशों की संख्या 50 से अधिक है और इसका सबसे बड़ा शेयरधारक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तीसरा है, यह केवल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को ही ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा शेयरधारक क्या चाइना होगा? बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें देखेंगे 50 से अधिक हैं सदस्य, पहला सही है। दूसरा है, वर्तमान में जो है कि एडीबी के सबसे बड़े शेयरधारक जापान, यूएसए, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, मतलब चाइना, और भारत, ऑस्ट्रेलिया है। कौन कौन से हैं? जापान, यूएस, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 5 सदस्य हो जाएंगे। जापान, यूएस, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है कि यह केवल एशिया एशिया और प्रशांत क्षेत्रों को देशों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करता है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। पहला सही है तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक हो जाएगा। चलिए 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देना। और दूसरा है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करना।
तीसरा है उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार प्रसार करना। और तो बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने 19वीं शताब्दी में अपने गठन के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, तीनों के तीनों कथन सही हैं। चलिए 33 देखेंगे। 18वीं शताब्दी के अवध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उदय तुगलक साम्राज्य के विघटन से हुआ। दूसरा है, इसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क सआदत खान ने की थी। तीसरा है, अवध राज्य की प्रथम राजधानी लखनऊ थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इसका उदय तुगलक साम्राज्य के विघटन से हुआ, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। अवध राज्य का उदय मुगल साम्राज्य के विघटन से हुआ था। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क सआदत खान ने की थी। दूसरा कथन सही है। अवध राज्य की प्रथम राजधानी लखनऊ थी। तीसरा कथन गलत है। फैजाबाद अपनी राजधानी ये स्थापित किया था, फैजाबाद। तो तीसरा कथन गलत। तो पहला कथन गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक होगा। चलिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। विवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। और दूसरा है, हिंदुओं और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 विवेल योजना के संदर्भ में है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है गवर्नर जनरल को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने थे। ठीक है, पहला कथन गलत हो जाएगा। वही कह रहा है हिंदू और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना था, तो इसमें दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। परिषदों में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर यानी उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुसार नहीं प्रतिनिधित्व मिलना था, उनके जनसंख्या के आधार पर नहीं था, तो दूसरा भी कथन गलत। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, दोनों के दोनों कथन गलत हैं। चलिए 35। हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरता है? ओमान, UAE, इजराइल, जॉर्डन, इटली। बताइए, कूट का प्रयोग करके आंसर दीजिए। कूट का प्रयोग करिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए अच्छा, इसमें आपके लिए थोड़ा आसान कहता हूँ मैं। इसमें ओमान नहीं आता है। अब बताइए, ओमान नहीं आता तो पहला ये कट गया और 4 नंबर ये कट गया। ठीक है, और 4 नंबर ये कट जाएगा और पहला कट जाएगा। अब बचा बी और सी। तो इसमें UAE आता है, इजराइल आता है, जॉर्डन आता है, इटली आता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर कुछ व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया गया है। पूछ रहा है किसके बारे में किया गया है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और चटगांव के नेशनल स्कूल में अध्यापक बन गए। इस कारण वे मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। क्रांतिकारी गतिविधि से सक्रिय भागीदारी के कारण 1926 से 1928 तक 2 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया और जेल में रहने के दौरान भी वे कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। वे चटगांव सत्याग्रह छापे से संबंधित थे। इसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया तथा जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। किसके बारे में बताया गया? ये परिचय बताइए, किसके बारे में कहा गया है? चितरंजन दास, सुरेश सेन, सचिन सन्याल, काजी नजरुल इस्लाम। देखिए, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में, मतलब जिनका बहुत नाम फेमस हो चुका है, उनके बारे में BPSC क्वेश्चन न पूछकर ऐसे ऐसे लोगों को पूछता है जो आप बहुत अगर डीप से क्वेश्चन पढ़े हुए हैं या डीप से हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, तभी आप बता पाएंगे। इसमें देखिए ये सुरेश सेन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सुरेश सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेश सेन। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 37। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे? वे धार्मिक रूप से असहिष्णु थे तथा जबरन धर्मांतरण में लिप्त थे। दूसरा है, वे जहाजरानी के विकास में अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पिछड़ गए थे। तीसरा है, पुर्तगाली व्यापारियों को वहाँ के जमींदार अभिजात वर्ग की तुलना में बहुत कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या तो 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। देखिए, पुर्तगाल की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। इसका शासन निरंकुश और पतनशील था। इसके व्यापारियों को वहाँ के जमींदार अभिजात वर्ग की तुलना में बहुत कम प्रतिष्ठित शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वे जहाजरानी के विकास पिछड़ गया था और उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति भी पालन किया था। ठीक है, तो इसमें पहला भी कथन सही है, दूसरा और तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, तीनों के तीनों ही कथन सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर शर्मा। उपवेद में से कितने व्यक्ति तो अवध किसान सभा से संबंधित थे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन कौन संबंधित थे? कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग का मार्ग चुना तथा संयुक्त प्रांत के कई राष्ट्रवादियों ने स्वयं को इस नए राजनीतिक मार्ग के प्रतिबद्ध कर लिया था। हालांकि मदन मोहन मालवीय सहित अन्य लोगों ने संवैधानिक आंदोलन को प्राथमिकता दी थी और ये मतभेद यूपी किसान सभा किसमें यूपी किसान सभा में भी उभर कर सामने आई थी और गैर सहयोगियों ने शीघ्र ही 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में एक वैकल्पिक अवध किसान सभा की स्थापना की थी। तो ये एक नई संस्था गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बादल पांडे, बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे और केदारनाथ के प्रयासों से पिछले कुछ महीनों में अवध के जिलों में उभरी सभी जमीनी स्तर की किसान सभाओं को अपने बैनर तले एकीकृत करने में सफल रही। इसने अक्टूबर के अंत तक 330 से अधिक किसान सभाओं को अपने अधीन कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे, सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महात्मा गांधी ने वादा किया था कि यदि असहयोग कार्यक्रम पूर्ण रूप से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल किया जा सकता है। वही दूसरा है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संविधानोत्तर जन कार्रवाई कार्यक्रम शुरू करने में अनिच्छुक थी। तीसरा है, कांग्रेस ने हिंदी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने का निर्णय लिया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, महात्मा गांधी ने वादा किया था, ये तो सही था। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संविधानोत्तर जन कार्रवाई कार्यक्रम शुरू करने में अनिच्छुक थी। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। 1920 में नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस संविधानोत्तर ने जन कार्रवाई के एक कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की। विशेषकर बंगाल में क्रांतिकारियों के कई समूहों में आंदोलन को समर्थन देने वाला वादा किया गया था। ठीक है, तो इसमें दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अनिच्छुक नहीं थी इसमें। कांग्रेस ने हिंदी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने का निर्णय लिया। हिंदी को छोड़कर कोई किसी और भाषा को बनाएंगे इसमें। तीसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक होगा। ठीक है, केवल एक कथन सही है। चलिए 40 देखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1861 अधिनियम के संदर्भ में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई। और दूसरा है, अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति प्रदान की गई थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें पहला कथन सही है। अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। लेकिन इसमें दूसरा कथन गलत है। अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति प्रदान की गई थी। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक कथन सही है। केवल एक कथन सही है, पहला। चलिए 41 रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला कथन है कि इस विद्रोह की शुरुआत नस्लीय भेदभाव, दुर्व्यवहार और अरुचिकर भोजन के विरोध में हुई थी। वही दूसरा है, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा है, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने नौसेना के सैनिकों से आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया था। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सभी के सभी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1940 अबुल कलाम आजाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया या आचार्य विनोबा भावे। तो ये थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है। चलिए 43 देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। वही दूसरा है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने का और इन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रावधान किया गया। वही तीसरा है, भारत की बहुसंख्यक आबादी को मत देने का अधिकार दिया गया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, या तो एक और दो, या तो केवल तीन, या तो ऑप्शन डी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में बताना है। तो इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो कि पहला कथन बिल्कुल सही है। वही दूसरा है कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने का और इन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रावधान किया गया, तो दूसरा भी कथन सही। तीसरा है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी को मत देने का अधिकार दिया गया, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगाएंगे, एक और दो कथन सही है, एक और दो कथन सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? 44, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तेंदुए की आबादी का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया जाता है। और दूसरा है कि भारत में नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, तो देखिए इसमें दूसरा कथन सही है कि ये नागार्जुन सागर सी सैलम टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। लेकिन पहला कथन इसमें गलत है। देखेंगे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तेंदुओं की स्थिति 2022 का एक रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, किसके इसके द्वारा? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और वन्य जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसमें देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा था ये रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण यानी एनटीसीए और एक मिनट एनटीसीए और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा ये जारी किया जाता है, आधारित पर होता है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, जो कि पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बिल्कुल सही, आप लोगों का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 45 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पूरा दिख रहा है आपको? चलिए क्लियर दिख रहा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का तत्कालीन कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध, कैबिनेट मिशन की विफलता या गोलमेज सम्मेलन की विफलता। 45 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के प्रति वर्षों से चले आ रहे भारतीयों के मोह भंग की पराकाष्ठा थी। हालांकि इसके तत्कालिक कारणों में क्रिप्स मिशन की विफलता थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है। चलिए 46, क्वेश्चन नंबर 46, 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों ने
सदस्यों के केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया। और दूसरा है कि इसके तहत विश्वविद्यालयों और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेट के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। पृथक मतलब अलग होता है। और तीसरा है कि इन सुधारों ने भारत में सभी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे। देखिए 1909 में माल्य मिंटो सुधार ने सदस्यों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में दोनों में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया था। पूरक प्रश्न, ठीक है, पहला कथन सही है। पूरक जानते हैं क्या होता है? पूरक प्रश्न मतलब कोई एक चीज पूछा गया है, उसी में दोबारा क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछना पूरक प्रश्न कहलाता है। दूसरा है कि इसके तहत विश्वविद्यालयों और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेट के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इन सुधारों ने भारत में सभी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया, तो तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। और ये 1909 में नहीं बल्कि 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। तीसरा गलत है, एक दो सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ऑप्शन बी केवल दो होगा। चलिए 47 नंबर, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के दौरान नमक को विरोध का प्रतीक बनाया। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि नमक पर सरकार के अलोकप्रिय एकाधिकार के माध्यम से उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष जुटाने की आशा थी। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो दोनों कथन सही है। सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। या तो ऑप्शन सी देखेंगे, पहला कथन सही दूसरा कथन गलत, या तो ऑप्शन डी, पहला गलत दूसरा सही। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन सही है, सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त ने किसके विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? क्रांतिकारियों के दमन के विरोध में, लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में, सार्वजनिक सुरक्षा और विधेयक पारित करने के विरोध में, या तो गांधी जी के बिना गोल में सम्मेलन के प्रारंभ होने के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 48, क्यों बम फेंका था बताइए। तो ये थे सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित करने के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी को मारने का उन लोग का विचार नहीं था, बल्कि अपनी बात मनवाना, अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन वो लोग सुन नहीं पा रहे थे, तो ही कह रहे थे कि बहरे को बताना, बहरे को सुनाना था, अपनी बात सुनवाना था। ऑप्शन नंबर सी लगवा देंगे, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित करने के विरोध में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। दो क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 49, लड़कियों के शिक्षा के अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाने वाली वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा, या तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करेंगे। तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 50, और ये आखिरी है, आज के लिए आखिरी है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 1937 में गठित विभिन्न कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राप्त आपातकालीन अधिकारों को रद्द कर दिया था। दूसरा है, उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निर्वासन आदेश रद्द कर दिया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, ये है 1937। इसमें देखेंगे पहला कथन सही है कि प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राप्त आपातकालीन अधिकारों को रद्द कर दिया। दूसरा कह रहा है उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निर्वासन आदेश रद्द कर दिया। तो दूसरा भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं, इसके जो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन किया जाएगा। तो आप लोग लगातार जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट करिए। 2025 में आपका एग्जाम है, अपने एग्जाम के पहले इतना ज़्यादा टेस्ट कर दिया करिए ताकि आप अपने एग्जाम में बैठे तो ये सब क्वेश्चन बहुत एकदम हलवा टाइप आपको लगे। ठीक है, कि ये सब क्वेश्चन तो डेली आपके प्रैक्टिस में है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टेस्ट करके या जो टेस्ट दे रहे हैं कैसा लग रहा है। और शुरू से टेस्ट जो लोग दे रहे हैं तो वो लोग बताएं कि उनके अंदर कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है।
या आप सिर्फ़ ऐसे ही टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना फीडबैक दिया करिए कमेंट बॉक्स में और एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए वीडियो को लाइक करने से ही मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बहुत मोटिवेट हम लोग होते हैं ताकि आपको अच्छा लग रहा है तो हम लोग और ये उत्साह से और ही ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे हम लोग तो फुल उसमें रहते हैं कि जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें आप सभी को। तो आप सभी भी अपना प्यार, अपना इसमें कमेंट बॉक्स में जितना भी जो भी लिखना चाहते हैं फीडबैक अपना दिया करिए। चलिए फिर ऐसे ही दूसरा पार्ट इसमें लेके आएगा बहुत जल्द ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।